बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील हुआ। CTI ग्राउंड से VIP ग्राउंड में से मुंतकिल किया गया। दिन भर हंगामा आराई रही, गिरफ्तारियाँ भी हुई और बाद में रिहाई भी वक़ूफ़ पज़ीर हो गई। लेकिन आज के जलसे में खान साहब ने, अगर उनके पिछले जलसे देखें जो उन्होंने मर्दान में जलसा किया, जो दीगर शहरों में जलसे किए, मियाँ वाली में जलसा किया हो, अटक में जलसा किया हो, उन तमाम जलसों में खान साहब ने जो अपनी तकरीर की, उन तमाम तकारीर का महवर एक ही चीज़ थी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये हुकूमत से हमें छुटकारा चाहिए और ये साजिशी अनासिर के दर पे ये हुकूमत आई है। लेकिन आज के उन्होंने जलसे के अंदर ये बात कही कि मेरी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी बंद कमरों के अंदर मुझे मारने की प्लानिंग हो चुकी है। इसका मुझे अंदाज़ा था, लेकिन 3 दिन पहले वो मुझ पे बात खुल के सामने आ गई है कि इस हवाले से प्लानिंग हो चुकी है। इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और उस वीडियो में उन तमाम साजिशी अनासिर के नाम मौजूद हैं जो मुझे इक़्तिदार से बेदखल करने में मुआविन साबित हुए हैं। ये खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अब इस बात पे उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद के लिए जब आपको कॉल दूंगा तो कोई कंटेनर आपको रोक नहीं सकेगा, आपके जज्बे जो हैं वो बहा ले जाएंगे उन तमाम कंटेनर्स को। अब खान साहब ने एक इशारा ये दे दिया कि इस्लामाबाद तो जाना ही जाना है। दूसरा जो उन्होंने आज इंकशाफ किया है वीडियो के हवाले से, एक वो ख़त था और ख़त के बाद ये पूरी तहरीक चली। वो उनके जहन में ये भी है कि तहरीक पाकिस्तान के बाद ये दूसरी बड़ी तहरीक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक आज़ादी के नाम से चलाई है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या हैं आज के जलसे के अंदर खान साहब ने वीडियो की बात का जिक्र करके तहरीक में कितनी शिद्दत में इजाफा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यार सर, आज का जलसा बड़ी अहमियत का हामिल। आपने मुझे कल पूछा, याद करें प्रोग्राम में, मैंने कहा था कुछ ना कुछ होगा। और गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद, ये 3 जलसे जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर सियासत का रुख चेंज करने के लिए बड़े अहम होंगे। सियालकोट के जलसे में आप कल सैरी से लेकर अब तक जो वहाँ पर ड्रामा चला, जो वहाँ पर एपिसोड चले, अब मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा बड़ा आपको ताकि हवाला दी तो ये जलसे में आज क्यों ऐसे बातें हुई। मुझे एक बात बताएं, एक ग्राउंड जिसमें इजाज़त नहीं थी और 5 दिन से वहाँ स्टेज बन रहा था, 5 दिन से वहाँ कंटेनर जा रहे थे, 5 दिन से वहाँ बैनर्स लगे हुए थे, पूरे शहर में बैनर लगे हुए थे, 5 दिन में क्यों नहीं इंतज़ामिया ने उन्हें रोका? कंटेनर क्यों अंदर जाने दिए? आपने फुटेज में देखा ना कितने कितने कंटेनर थे उनको उतार। वहाँ से लाइटें लगाने की इजाज़त क्यों दी? वहाँ से वापडा को एप्लीकेशन देकर वापडा का एक जो मीटर फोड़ी लगता है वहाँ पे, उसकी इजाज़त किस तरह मिल गई? सारा कुछ उस वक़्त तक कुछ और मामला था। लंदन मीटिंग के बाद फैसले हुए, बड़े सख्त फैसले हुए, कुचल दो, ख़त्म कर दो, फलां कर दो, यानी यहाँ तक फैसले हुए कि इसकी सियासत को धचका दो। सुबह गिरफ्तारियाँ हुई, लाठी चार्ज हुआ, स्टेज के ऊपर से आंसू गैस की शेलिंग हुई। ये साबका दौर में ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने बड़े जलसे किए थे। याद होगा आपको, मुल्तान के एक जलसे में फटना शुरू हुआ था, याद है ना आपको? जी, उतना ही बड़ा जलसा हो गया था। यही काम यहाँ पे इन्होंने किया और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इमरान खान की तहरीक जो है उसमें जान डाल दी कि सुबह तमाम चैनल्स जो थे, यूट्यूब चैनल से लेकर तमाम ये चैनल, इंटरनेशनल चैनल्स पर यही डिस्कस होता रहा। वो जलसा जो शाम 6 बजे के बाद डिस्कस होना था, वो जलसा सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और अब तक डिस्कस हो रहा है। हदायत मैंने बताया कि ये लंदन से आई, उन हदायत पे अमल हो रहा है। आगे जाकर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। आज खान साहब ने एक बड़ी बात कर दी वीडियो की। चले मैं आपको ख़बर ब्रेक कर दूँ। जैसा कल या परसों बहुत से मारूफ एंकर्स जो हैं वो भी इस पर आ जाएंगे। मैं और आप तो एक छोटे रिपोर्टर हैं ना, जो रिपोर्टिंग करते हैं और उसको लेके आते हैं। 16 नाम हैं जो इस वीडियो में मौजूद हैं, जिनमें से 7 नाम गैर मुल्कियों के हैं। यासिर साहब, 16 में से 7 नाम गैर मुल्की अफराद के हैं और उसमें अहम तरीन अफराद के नाम हैं। बाकी उन्होंने नाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए हैं, कुछ हवाले दिए हैं। और ये जो वीडियो है इसका इल्म जो है ख़ान साहब के करीब तरीन लोगों को भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ,
इसकी जब मेरे ज़राए हमारे ज़राए कहते हैं जब इसकी रिकॉर्डिंग की गई, जब सारा कुछ किया गया, तो उसमें कोई प्रोफेशनल बंदा मौजूद नहीं था। बहुत करीब के एक शख्स था, मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी सारी चीज़ें ले गई, फिर उसे किसी जगह ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र करने के बाद यूएसपी में रखा गया, यूएसपी के बाद चंद जगहों पे रखा गया और कहा गया कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये उसी वक्त, अच्छा मैं ये भी बता दूँ, ये नहीं होगा कि कोई शख्स आके उस वीडियो को ऑन करेगा, नहीं, ये एक सिस्टम बना दिया गया, अगर मुझे कुछ होता है तो उसी वक्त ये इस एंगल से इस वीडियो को फौरी तौर पे आप यूट्यूब पे बाकी जगह पे फेंक देंगे, उसके बाद खुद ही मीडिया उठा लेगा। देखें वो एक बड़ी शख्सियत है। इस वक्त तो वो दर्द सर बन गए ना उन तमाम बड़ी सियासी जमातों के लिए जो कहते थे कि इमरान खान बाहर निकलेगा, लोग अंडे मारेंगे, लोग लोटे मारेंगे, लोग इनका टमाटर मारेंगे, हेलमेट पहन के निकलें। आज वो सारे लोग हेलमेट पहन के निकले हैं और खान साहब का जलसा जुलूस इस तरह हो रहा है जैसे इंतहाई कोई नहीं। आज का जलसा सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बन गया। मैंने अभी वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी ये जलसा जो ग्राउंड के अंदर आप इसको छोड़ दें, जो ग्राउंड के बाहर जलसा वो तो देखिए कितना बड़ा है। उसने कहा पूरा सियालकोट इस तरह जैम है, हालांकि रास्ते रोके गए हैं, सारा कुछ है। या सर आज उसने बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये इंकशाफ छोटा नहीं है। अगर वाकई उनके इल्म में ये बात है कि, अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उनको उनके जो नोटिस में बात आई जो उन्होंने कुछ लोगों से डिस्कस की, वो ये थी कि उन्होंने कहा जिस वक्त मेरे पे एक मुकदमा दर्ज किया गया मज़हब के हवाले से, मज़हब कार्ड खेला गया, मदीना मुनव्वरा वाला शरीफ वाला जो मुकदमा, तो उसमें प्लानिंग यही थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड या सर सही या कोई और जनूनी शख्स जो है उसको तैयार करे और वो कहे कि मैंने मज़हब के नाम पर इनको मार दिया। ये हिकमत उन्होंने कहा एक तो प्लानिंग ये थी, और क्या दूसरी प्लानिंग ये थी कि मुझे हादसे में मार दिया जाए, तीसरी प्लानिंग ये थी कि मुझे जहर दे के मार दिया जाए। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें किस किस तरीके से आ गई, और जिस शख्स को इस्तेमाल किया जाना था वो एक आम आदमी होना था, और उसकी जिस तरह वो उन्होंने आज हवाला दिया लियाकत अली खान साहब का, जिस तरह उन्होंने बाकी हवाले देने शुरू किए, तो या सर ये तो उनके नोटिस में आ चुका था और उन्होंने वो सारी तैयारी कर ली। और मैं आपको ये भी बता दूँ, उस वीडियो में ये भी बयान है पाकिस्तानी कौम के लिए और ओवरसीज़ के लिए कि मैं नहीं रहा, आपने इस तहरीक को नहीं रोकना, आपने इस तहरीक को चलाना है और इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। इंतज़ार ना कीजिएगा कि क़यादत कौन कर रहा है, क़यादत आप सब करेंगे। ये है यस, ये आपको चंद दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज वाकई, और आज दूसरा, आज आप देखें आज कप्तान का स्टाइल भी बड़ा चेंज था। आज कप्तान का वाकई आपको दुरुस्त बात है, पहले जलसे और आज के जलसों में फ़र्क था। फ़र्क तो ये था कि हुकूमत ने एक टेस्टर लगाया कि पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार करो, जो इनका एक था कि ये मम्मी डैडी क्लास है, गिरफ़्तार करो, जेलों में डालो, हवालात में डालो, किसी को वो शकरगढ़ के किसी थाने में ले गए, किसी को शकरगढ़ के किसी थाने में ले गए, ताकि उसके बाद, लेकिन उसका रिएक्ट ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो गया। वहाँ पे भी लोग बाहर निकल आए, वहाँ पे अच्छा खासा फड्डा भर गया, तो जिसके बाद इन्हें मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा, और अब छोड़ दिया है। तो अब इसके बाद ये जो मर्जी कर ले। अब अगला एपिसोड जो है मैं आपको बता रहा हूँ फैसलाबाद में चलेगा, और उसका अगला एपिसोड जो है वो चलेगा, मतलब 2 एपिसोड और चलेंगे। समझते हैं कि इंतजामी तौर पे हर्डल्स अगले हर जलसे में पैदा की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे। ये जो खान साहब ने कहा है ना, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब कहा जाएगा कि खान साहब ने खुद कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, तो हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे 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 करें। सारी तैयारी, अगर आप गौर करें ना, अगर आज आपने एक निजी टीवी पे राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू देखा है या सर? जी देख, आपकी नज़र से गुजरा है? जी जी। आज राना साहब जो जितनी बड़ी बात कर गए, मुझे नहीं समझ आई वो किस तरह कर गए। उन्होंने कहा है कि हम तो अदम एतमाद लाना ही नहीं चाहते थे, यही कहा है ना उन्होंने कहा जो लाना चाहते थे फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और फिर उनका साथ देना पड़ा। अब मामला हम अकेले क्यों सही करें, वो भी करें। राना साहब को तो क्लियर करना होगा कि अदम एतमाद अगर मुस्लिम लीग नून नहीं लाना चाहती थी तो कौन लाना चाहता था? वो कह देंगे पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी। नहीं, वो तो उन्होंने तो पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा जी कि चले पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी तो लें खुल के नाम। राना साहब तो बड़े बहादुर आदमी है, नाम लेने में क्या डर है? उन्होंने कहा नाम लाना चाहते। दूसरा उन्होंने बड़ा कह दिया, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप दिखा दें तो कमाल हो जाएगा, चीज़ें बड़ी वो चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। देखिए उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अकेले गंद जो है ये हम नहीं उठाएंगे,
यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि जिन्होंने अदम इत्तेमाद लाए हैं, हमारे जो इत्तेहादी हैं, वो बैठ के सब चीज़ों को उठाएं, हमारे इत्तेहादी जो है वो सारा कुछ करें, हमारे इत्तेहादी जो है वो भी ये ज़िम्मेदारी ले। यानी यहाँ से यहाँ से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहती है, और आइंदा इलेक्शन में अगर वो जाएगी तो मौजूदा हुकूमत में ख़राब गवर्नेंस का इल्ज़ाम जो है वो दीगर जमातों पर डाल के जाएगी? जी मैं आपको बता देता हूँ जी, लंदन प्लान और लंदन मीटिंग में ये बात हुई बाकायदा कि जनाब हमें ये तो बताया जाए कि 37 वजारतों में से हमारे पास जितनी वजारतें हैं उससे ज़्यादा वजारतें तो हमारी इत्तेहादियों के पास हैं, और जिनके पास वजारतें हैं उनको कोई गाली नहीं निकाल रहा, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, वो मज़े लूट रहे हैं। सारी अवामी नफ़रत, अवामी गालियाँ, अवाम की गालियाँ मतलब अवाम की तरफ से जो नफ़रत है वो अवाम की तरफ से, वोट बैंक ख़राब होना है वो हमारा हो रहा है। हमारे अरकान असम्बली कह रहे हैं जनाब आपने क्यों हुकूमत ली, हमें हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, हम इससे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम पेट्रोल महंगा करते हैं अवाम हराफ हो जाएगी, पेट्रोल महंगा नहीं करते तो उसने कहा जी फिर हमारी मुआशरत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज राना साहब ने यह भी तो कह दिया ना कि पेट्रोल महंगा करना चाहिए था, इन्होंने सस्ता कर दिया, ये उन्होंने कहा। ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि गैर कानूनी तौर पे इन्होंने गैर कानूनी कहा, तो राना साहब ने तो कह दिया कि महंगा करना चाहिए था, सस्ता कर दिया। अच्छा एक तरफ अब नहीं, उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा गैर कानूनी तौर पे पिछली हुकूमत ने इसको सस्ता रखा। चले जी, अब आप अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं कोई, तो इसका मतलब इस दफ़ा भी इन्होंने ये सस्ता किया है जो चंद दिन पहले, ये भी गैर कानूनी है, ये भी फिर इन्होंने किया ना यार सर, चंद दिन पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने सबने मुस्तरद की है इससे पहले बरकरार रखी जो कीमत, तो फिर इसका मतलब है इन्होंने भी किया। फिर इसमें और उनमें फ़र्क क्या हुआ? अब लंदन में ये बातें हो चुकी हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब और बाकी सारे जो हैं वो हमें मरवाना चाहते हैं, हमारी तरफ लाना चाहते हैं, पेट्रोल महंगा हो। इसाक डार साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं पेट्रोल महंगा हो, सब्सिडी वापस लें। इसाक डार साहब कहते हैं मर जाएंगे, वहाँ पे बैठे दीगर लोग कहते हैं मर जाएंगे हम, उनका मर जाएंगे ना कोई और मुल्क हमें इमदाद देगा, ये डॉलर चला जाएगा 225 रुपये में, जब डॉलर 225 में चल जाएगा तो फिर कारोबार कहाँ होगा? आपको पता है यासर, आज एशिया की सबसे बड़ी लोहा मार्केट जो मिस्री जा है आज के दिन तक नहीं खुली, कारोबार शुरू नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही डॉलर की कीमत कहाँ जाएगी, हुकूमती पॉलिसी क्या होगी, बाकी मामलात किस तरह चलेंगे। तो उसके बाद ये फ़ैसला हो गया है, मैं आपको ख़बर दे देता हूँ बड़ी, फ़ैसला ये हो गया जनाब कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो फिर सारे इत्तेहादी मिल के ऐलान करें, उनकी मशावरत हो, उनके कमेंट्स हों, और उसमें ऐलान किया जाए ताकि किसी एक के गले ये ना पड़े, खासकर मुस्लिम लीग नून नहीं। वो अगर नहीं बढ़ानी कहता फिर भी यही करे, फिर भी यही करे। बल्कि वहाँ कहा गया, वहाँ पे ये बात की गई कि जनाब मौलाना साहब और जरदारी साहब तो अवाम की हमदर्दियाँ ले रहे हैं कि ना कीमतें बढ़ें पेट्रोल की, ना सब्सिडी ख़त्म हो, तो हम यहाँ पे फैसला मुल्क की मईशत के लिए करके जाए, तो वो अगर हम बढ़ाते हैं तो कल को ये कहेंगे जनाब हमने तो खुल के मुखालफत की थी हुकूमत में बैठे हुए भी कि ये ना करें। उन्होंने कहा जनाब ये हमसे गेम कर रहे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ये हमसे गेम कर रहे हैं, तो फिर जो हमसे गेम कर रहे हैं इसको भी इसी खेल में फंसा दें। ये हुआ ऐसा, ये आपको मैंने 3 बड़ी खबरें दी हैं, ये हो गया। और अब ये कल या परसों में या अगले 3 में से इसी नेक्स्ट वीक में इजलास होगा, और उस इजलास में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। फिर वहाँ पे ये भी फैसला हुआ, एक तो हमने कल बता दिया था कि ये फैसला हो गया कि इमरान खान के मार्च को रोका जाए, जैसे भी रोका जाए, रुकावटें खड़ी की जाए, गिरफ्तारियाँ की जाएँ। जिस तरह आज खान साहब खुद कह गए कि 2 दिन पहले पेट्रोल बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। मैं तो पहले कह चुका हूँ, हम अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये सारा मामला 2 दिन पहले ही लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, कौन कहाँ पे होगा, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? शेख रशीद साहब ने भी इशारा दिया है कि हो सकता है हमारे जलसों की तहरीक जो है उससे पहले ही इस्लामाबाद की कॉल दे दी जाए। क्या ऐसी कोई सूरत पैदा हो सकती है कि पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ही सूरत में होगी, अगर गिरफ्तारियां होंगी, मैं आपको ये बता दूं, अगर गिरफ्तारियां होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां, तो उस वक़्त फिर ये कॉल दी जा सकती है, फिर सारे जलसे ख़त्म, और फिर कॉल दी जा सकती है। और 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, यानी सूरत है ये सूरत गिरफ्तारियों की सूरत में ये जो तहरीक है ये इस्लामाबाद का रुख कर सकती है, उससे बिल्कुल कर सकते हैं। आप 2 चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा बड़ी क्लियर और साफ से। KPK से आप गिरफ्तारियाँ नहीं कर सकते, 300 की लिस्ट पे बना लेना, KPK में उनकी हुकूमत है। आप बलोचिस्तान से भी पूरी कोशिश से गिरफ्तारियाँ नहीं कर सकते।
पंजाब के अंदर आप गिरफ्तारियां कर सकते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां आप किन की करेंगे? 300 लोगों की लिस्ट बन गई। ओके भाई, अब तो 300 का मामला नहीं है, अब तो 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों का मामला है। अब तो वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं भी मेंबर था वो भी निकला है, किसको रोकेंगे? क्या आप खवातीन को पकड़ लेंगे? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हमाद अजहर को पकड़ लो, आप कहेंगे फवाद चौधरी को पकड़ लो, आप कहेंगे डार को पकड़ लो, आप कहेंगे फरदौस आशा गवान को पकड़ लें, आप कहेंगे फरक हबीब को पकड़ लें, आप शफकत महमूद को पकड़ लें, आप चाहेंगे मियां महमूद रशीद को पकड़ लें, बुराद रास को पकड़ लें, मियां असलम इकबाल को पकड़, यही होगा ना जिन जिन के नाम है एक्टिव है। आगे राणा साहब लिस्ट यही है नाम जितनी रवानी से आपने लिए? जी बिल्कुल लिस्ट यही है। अच्छा, मेरे पास और भी नाम है, ये मेरे पास मौजूद है। मैंने कह सकते हैं कि सिविल खुफिया अदारे अच्छा से मैंने वो लिस्ट देखी है और उस पर और भी नाम शामिल है। लेकिन हुकूमत इस मामले में बैकफुट पे भी तो जा सकती है ना, अवामी रद्द-ए-अमल का अगर उन्हें ज्यादा हो गया ना। आज क्या हुआ है, मुझे एक बात बताएं, आज क्या हुआ है? यानी आप ये समझते थे कि ये एक छोटा सा शहर अगर वहां से इस तरह का रद्द-ए-अमल ना आता तो फिर अमल दरामद इस पे हो सकता था? बिल्कुल नहीं, अभी भी अमल दरामद उन्होंने करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने करना है। तो फिर वही तो बात में पूछ रहा हूँ भाई, आज का प्रेशर उनसे नहीं संभल सका। अच्छा, दूसरी, आज उन्होंने जिस ग्राउंड में जलसा रखा वो ग्राउंड तो सियालकोट के अपने लोगों को इल्म नहीं था कहाँ पे है, वो इतनी मारूफ ग्राउंड तो नहीं थी। आज उन्होंने चेक किया कि वहाँ पे कितने लोग पहुँचते हैं, फिर उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी, फिर उन्होंने चेक किया कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग इससे खौफजदा होते हैं। आज के रिजल्ट के बाद अब हुकूमत को भी अपनी हिकमत अमली तब्दील करना पड़ेगी। मैं आज चले आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। पर कई अहम तरीन पुलिस अफसरान जिनकी लिस्टें बनी थी कि वो पंजाब में तैनात होंगे, या सर, उन्होंने आज इनकार कर दिया है अपनी तैनाती के लिए वजह से। कई RPOs DPOs लगने वाले जो थे उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी एक ही सूरत में लगेंगे, हमसे आप क्राइम की रेशो, आपसे हम जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी की तवक्को रखें, हम किसी सियासी डील, हिस्सा, लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे एक बड़े आला अफसर ने कहा, उसने कहा साहब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आप ये कहते हैं पंजाब में पुलिस जो है अपनी आवाज़ के लिए खड़ी हो गई है, तो इससे बड़ी बात और क्या? भाई जी, मैंने यही बात पुलिस अफसर से की, मैं कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई मैं कर क्या रहा हूँ, हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हालात हैं ये महीना सवा महीने के हालात हैं, इसमें हम किसी एक पार्टी के साथ पार्टी बनने के बाद हम कहाँ नौकरी करेंगे। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा मुझे बताएं ये जो सानिया मॉडल टाउन था, उसने क्या भुगता किसने है? उसमें कितने लोग जो है वो आज के दिन तक कुछ लोग तो लग गए, लेकिन कितना अरसा जलील होने के बाद, कितना अरसा दरबदर होने के बाद। ये बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि 3 दहाइयों में थाना कल्चर बर्बाद किया इन्होंने थाना कल्चर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत की हैं, वो भी दोबारा से इक़्तिदार में आई है, तो डिपार्टमेंट खड़ा है कि नहीं? या सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बड़ी क्लियर और साफ एक बात बता दूं। आप जब जिन अदवार का जिक्र आप करते हैं, उन अदवार में सोशल मीडिया इस तरह एक्टिव नहीं था। उन अदवार में मीडिया पे बेइंतहा कंट्रोल था। उन अदवार में ट्विटर पर इस तरह कंपेन नहीं चलती थी। उन अदवार में कभी किसी की छुप के हुई बात इस तरह सामने नहीं आती। अब हालात चेंज हो गए। अच्छा, अब नौजवान जो है ना, जिसके हाथ में ये मोबाइल है, वो मोबाइल पकड़ता है, वो देखता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ हुआ, टक डाल देता है, अच्छा हो बुरा हो, फौरी इजहार कर देता है। अब अफसरान कहते हैं जी कि हम अपनी गर्दन क्यों कटवाएं, हम यानी वो कहते हैं दूसरे की हुकूमत आ जाएगी हम मुअत्तल हो जाएंगे, हम खुटे लेने लग जाएंगे, हम क्यों करें, हमें ऐसा क्यों हो। ये वहाँ DPO सियालकोट है जिसने बड़े देखे, बाकी मामला छोड़ दें, उसने बड़े अदब से बात की है, बड़े तरीके से बात की है, कोई गाली नहीं निकाली, कोई कुछ नहीं। लेकिन आगे जो हालात आ रहे हैं उसमें तो डंडे चल रहे हैं, उसमें तो मारा जाएगा, उसमें पथराव होगा, उसमें बाकी मामला तो होंगे। किस तरह आप सर्वाइव करेगी पुलिस? नहीं कर सकेगी। आप मुझे बताएं, आप राना अजीम को पकड़ सकते हैं, यासर रशीद को पकड़ सकते हैं, जिनके निशान जिनका पता ही नहीं है, नहीं। उनको किस तरह क्यों पकड़ सकते हैं राना? मैं कह रहा हूँ जिन सियासी अफराद की निशानदेही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको तो आप उस लिस्ट पे डाल देंगे। मैं जो इतनी रवानी से नाम बोल रहा हूँ सारे, मुझसे और भी नाम आप चाहते हैं तो मैं वो भी बोल देता हूँ, बाकी सारा चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये भी बता दूंगा आपको किस दिन किसको कहाँ पे गिरफ्तार करना है, किसके लिए क्या ड्यूटी लगाई गई है, किसके लिए क्या क्या कहा गया है, किस ट्रांसपोर्टर को कहा गया तुमने ट्रांसपोर्ट नहीं देनी,
किसको कहा गया है कि किसके घर के बाहर किस दिन किसने जाके खड़े हो जाना है। चले राना साहब, ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एक आध बात, आप क्या समझते हैं फौरी इंतखाबात के हवाले से क्या किसी नुक्ते पे इत्तफाक हो जाएगा दोनों पार्टी? वो भी आप एक बड़ी खबर ले लें। ये आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे इत्तेहादियों के साथ, दो ऑप्शन सामने रखेंगे। एक ऑप्शन ये होगी कि अगर हमने लॉन्ग टाइम जाना है, यानी हमने ये 1.5 साल निकालना है, तो हमें अपनी मुआशी सूरत हाल के हवाले से चीज़ें महंगी करना पड़ेंगी, IMF की शराइत को मानना पड़ेगा, और फिर उसके लिए हमें अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, और हमें जहाँ से मदद मिल सकती है लेनी पड़ेगी, फिर हम 1.5 साल आगे जाएंगे। अगर हमने कीमतें नहीं बढ़ानी और हमने ये कुछ नहीं करना, तो फिर हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाना चाहिए, ताकि निगरान सेटअप जो आए वो आके अशिया बढ़ाए, वो कीमतें बढ़ाए, वो सब्सिडी ख़त्म करे। लेकिन इस सब में इंतखाबी इस्लाहात शामिल। हाँ जी, मैं इंतखाबी इस्लाहात कर लेंगे ये, तो ताकि वो हमारे पलने पड़े। वो दो ही चीज़ें कहते फिर हम करते हैं, एक इंतखाबी इस्लाहात और दूसरे नैब के कवानीन में तरमीम, ताकि इनको रिलीफ मिल सके। ये है अंदर की खबर। ये बड़ी खबर है कि वो चाहते हैं कि अगर तो इत्तेहादी मान गए कि कीमतें बढ़ाएं, तो फिर ये कोशिश करेंगे आगे तक जाने की। अगर इत्तेहादी ना माने, तो ये 2 या 3 तरामीम करने के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे, निगरान सेटअप आए, वो भी करते करते नवंबर हो जाएगा। नहीं, सितंबर, मैक्सिमम सितंबर, इससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, नए इंतखाबात जो है वो आपको कब दिखाई देते हैं? सितंबर में कह रहा हूँ, सितंबर में नए इंतखाबात करो। अगर आप ये कहें कि ये हुकूमत अगले 2 माह भी निकाल लेगी, तो और इसी सूरत हाल में निकाल लेगी, तो फिर बिल्कुल हर चीज़ इन पे बढ़ जाएगी। यस सर, सही, हर चीज़ इन पे बढ़ जाएगी। जो इन्होंने नहीं भी किया वो भी इन पे बढ़ जाएगा। यानी ये कंधों पे भार इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नए इंतखाबात ही जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी सूट कर, दीगर सियासी जमातों को भी सूट करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुआशी अशारिये जो हैं वो मुस्बत समत में तो जा ही नहीं रहे, मनफी गिरावट उनकी जारी है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो हुकूमत के पास भी कोई हौसला अफजा बयान नहीं है कि वो बता सके कि इस मुआशी गर्दाब से किस तरीके से निकाला जाएगा। सियासी हेजानी जो कैफियत पैदा हो चुकी है उसका रद्दुल दलाइल क्या होगा, उसके मुतबादिल क्या होगा। अब हमारे पास कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जो इस पूरी सियासी और मुआशी कैफियत से हमें नबुरदाज़मा होने में मददगार साबित हो सकती है? कोई नुस्खा कीमिया मौजूद नहीं है, कोई कुलिया मौजूद नहीं है, बयानात भी हैं तो हौसला अफजा नहीं है, और वो भी मजीद पसपाई की तरफ हमें धकेलते दिखाई देते हैं। तो इस पूरी सियासी कैफियत से किस तरीके से निकला जाएगा, नुक्ता-ए आगाज़ क्या होगा जिससे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वह नुक्ता-ए आगाज़ किसकी जानिब से पैदा करने की कोशिश की जाएगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, अगर इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की हालत देखें, वो आपके सामने, आप भी पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते हैं। आप ये देखिए कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर डॉलर की कीमत में इजाफा, IMF के साथ हमारी डील जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से हमें डॉलर ट्रांसफर नहीं हुए, डॉलर की जो रिजर्व्स थे वो कम हुए, डॉलर की कीमत बढ़ती रही, रुपए बेकदरी की तरफ जाता रहा। आने वाले दिनों में भी कोई मुस्बत इशारे हमें दिखाई नहीं देते। क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सारा बार अपने कंधों पर उठाए इंतखाबी इस्लाहात को लिए आगे बढ़ेगी, या फिर कोई हल आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने परसों बड़ी तफसील से कौमी असम्बली में डिलीवर की अपनी स्पीच, और मैंने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगले 9 महीने में ब्लूमबर्ग ने कहा है कि डॉलर का रेट 234 रुपये हो जाएगा, और 9 महीने आज का रेट है 193। रोज़ 2 रुपये बढ़ता है, लेकिन 193 से तकरीबन 22% और 9 महीने में बढ़ेगा। और अगर इस हिसाब से साल का लगाएं तो 27-28% बढ़ जाएगा, और फिर 7% हम रोशन डिजिटल अकाउंट पे हुकूमत दे रही है, तो 35% पे तो हुकूमत ख़रीद रही है ये रुपया, 35% पे रोशन डिजिटल अकाउंट में ले रही है। आप अंदाज़ा कर लें,
मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सर कोई हल नहीं है, जो भी आता रहा IMF ही से आता रहा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए बजट में, बजट का प्रीरोगेटिव जो है कौमी असम्बली, क्यों मैं आया था इधर, क्यों मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरा क्या काम था इधर? मैं छोड़ छाड़ के अपना कारोबार उधर गलियों में महलों में धक्के खाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी कि जाके अल्लाह करे हम पाकिस्तान के लिए कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूट कर लें, डिलीवर कर लें। जब वक्त आता है फिर IMF के आगे मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मेरे ही, मैं उनके बहुत करीब हूँ, वो मेरे करीब है बहुत। मैं कराची चैम्बर में उनके बड़े भाई को हमने टिकट दिया तो वो वहाँ से भी इलेक्शन नहीं जीते, ये 2 बार कराची से इलेक्शन हारे। IMF के ही लोग यहाँ आते रहेंगे। हफीज़ शेख आए, आज किधर है, आज किधर नज़र आ रहे हैं आपको? जो हालत ये पहुँचाई है, नाम तो बन रहा है, जिम्मेदारी तो हम पार्टियों की बन रही है, लेकिन तमाम IMF ने दिए। और क्या इंडिया में भी यही होता है कि इंडिया में उनके यहाँ IMF से आते हैं? उनका क्यों तरक्की हुई है? उन्होंने 1990 में इंडिया हमसे कम था, इंडिया की आबादी तो 6 गुना हमसे है, उनकी इकानमी 4 गुना थी 1990 में। और मनमोहन सिंह मशवरा करते थे डॉक्टर महबूब हक साहब से, क्योंकि मेरे बड़े करीब थे डॉक्टर महबूब हक साहब, वो मुझे बताते थे कि मनमोहन सिंह उनके क्लास फेलो थे, तो उनसे मशवरा करते थे और हमने इंडिया की इकानमी को संभालने के लिए डॉक्टर साहब मशवरे दिया करते थे। आज 32 साल बाद उनकी इकानमी 11 गुना हो गई है। हमारी टोटल 23 करोड़ लोगों की आमदनी जो है वो 305-10 बिलियन डॉलर है, और इंडिया की जो आमदनी हो गई है इस वक्त 3100 बिलियन डॉलर हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि हमने IMF के फाइनेंस मिनिस्टर लगाए, वो जाते किधर हैं? आगे जिम्मेदारी किधर? वो ये क्यों? मैंने तो उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया जब शौकत तरीन आए थे, मैंने कहा क्यों आपकी असम्बली के पास बजट का प्रीरोगेटिव है और हम लोग जो बजट पास करते हैं उनमें से बनाने वाला वो मिलता ही नहीं है, किसी मेंबर को नहीं मिलता। हमारे जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं या फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं ना, वो तो ऊपर से आता है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, हमारे जो खजाना के मिनिस्टर हैं या मशीर हैं वो इसहाक डार साहब हैं या मुफ्ता इस्माइल साहब हैं? जी इस वक्त ऑफिशियली तो मिफ्ता इस्माइल हैं, वैसे पीछे वो भी एडवाइस कर रहे होंगे ज़रूर इसहाक डार साहब। इसमें क्लियर तो मुझे तो कोई पता नहीं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हो, मुझे तो 1 महीने में 1.25 महीने में मेरे से कोई राय नहीं ली। पता क्यों नहीं? कौमी असेंबली के आप मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, आप कहते हैं आपको पता नहीं है कैबिनेट क्या कर रही है, कैबिनेट क्या फैसले करती है, कैबिनेट क्या सोच रही है, आइंदा उसका किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगी, आपको तो सबका इल्म होना चाहिए। देखिए हम तमाम मेंबर 1.5 महीना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना कारोबार छोड़कर अपना घर बार छोड़ के तो यहाँ बैठे रहे। जब मिनिस्टर्स बने और जो पॉलिसियाँ बन रही हैं वो सिर्फ चंद लोग बनाते हैं। देखिए मैं सिर्फ मेंबर नहीं हूँ नेशनल असम्बली का, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिजनेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे नहीं पता, बाकी लोगों को तो क्या पता होना है, बताते ही कोई नहीं है किसी को। अगर इस तरह बजट बनते रहेंगे, इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसी बनते रहेंगी और वो ऊपर से आते हुए चंद लोग बनाएंगे और जिम्मेदारी हमारी सबकी आ जाती है। जब हम अपने हलकों में जाते हैं, जो महंगाई हो रही है, मैं आपको ये अलार्मिंग सूरत हाल बता रहा हूँ, इस वक्त हमें बाकी तमाम काम छोड़ के, जलसे जुलूस छोड़ के, इलेक्शन की बातें छोड़ के, सर जोड़ पे सबको, चार्टर ऑफ इकानमी के साथ सब पार्टियों को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर मुल्क बचाना है। मुल्क जो है इस वक्त आपका जो है वो वेंटिलेटर पे है, और ये तो ये बातें हो रही हैं कि मरीज हो वेंटिलेटर पे और बजाय उसके अच्छे डॉक्टर को बुलाने के या उसका इलाज करवाने के हम उसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। इलेक्शन तो किसी दिन हो जाएगा, कर लें, इलेक्शन से क्या रिजल्ट हो जाएगा? यही 2 पार्टियां हैं ना मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी हैं, एक फर्स्ट आ जाएगा, एक सेकंड आ जाएगा। जो सेकंड आएगा वो धरने शुरू कर देगा और मार्च करना शुरू कर देगा और कहेगा कि इलेक्शन गलत हुआ है। पहले हमें आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करनी पड़ेगी, मिल बैठ के कोई कानून बनाने पड़ेंगे। आप 20 लाख बंदे इमरान बुला लेंगे, उतने तक तो मुल्क ही खत्म हो रहा है, कहाँ 20 लाख आएंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप जरा सोचिए, मेरी जिंदगी गुजर गई है इसी साइड पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चारा नहीं रहा। आपको IMF ने शेख साहब आज जी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अभी तक हम कोई फैसला नहीं कर सके कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, हम कोई फैसला नहीं कर सके कि हम सब्सिडी जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे ख़त्म करनी है कि नहीं करनी। जरदारी साहब फैसला सुना चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए।
ना चीज़ों पे सब्सिडी तब होनी चाहिए, ना पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए। मौलाना साहब भी कह चुके हैं। आप जो मुल्क का हाल बता रहे हैं, और मैं समझता हूं कि और राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह चुके हैं कि जनाब पहली हुकूमत ने गलत किया, पेट्रोल की कीमत ना बनाकर गैर कानूनी काम किया। आप भी वही कर रहे हैं। वजारतें तकसीम हो रही हैं, एमकेएम को जी देखिए वजारतें मिल रही हैं, बाकी लोगों को मिल रही हैं, तो इस पर तवज्जो क्यों नहीं? क्या ये कीमतें ना बढ़ाने से मुल्क मजीद दिवालिया नहीं हो जाएगा? जी आप दुरुस्त कह, देखिए बात सुनिए, कीमतें तो आईएमएफ हम पे जोर दे रही है। आईएमएफ हमें 1-2 अरब डॉलर दे देगा, उसके बगैर हमें दूसरे भी नहीं देंगे। ज़रूर उनके से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि हमारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, सब्सिडी तो नहीं दे, लेकिन क्या पिछले 4 सालों में जो डॉलर 115 से 190 हो गया और तेल $0 से $110 हो गया, हमारा दरमियाना आदमी जिसकी तनख्वाह रुपए में है, जिसकी तनख्वाह में 100% इजाफा नहीं हुआ, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? आप कीमतें बढ़ा, एक तरफ तो ये है, मैं मुतफिक हूँ जरदारी साहब से, मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी यही कहा होगा, इसहाक डार साहब की भी जो मैंने सुनी है, मेरा डायरेक्ट तो रब्ता नहीं हुआ उनसे, वो भी यही कह, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उनसे मान के अगर आए हैं तो बहुत बड़ी गलती है और ज्यादती है। देखिए हमारे लोग जो आम आदमी है, होना क्या चाहिए था कि अमीर आदमी ने पिछले 3-4 सालों में, पिछले खासकर कोविड के 2-2.5 सालों में इंतहाई ज़्यादा कमाया है। आप कंपनियों के उठा के रिजल्ट देख लीजिए, अगर कोई 10 अरब रुपए कमाता था साल में, उसने 50 अरब रुपए कमा लिए, तो उसमें टैक्स लगाओ। गरीब आदमी को कहाँ तक आप जो निचोड़ गए? अच्छा, क्या ये तो शोर मचा हुआ है कि आपके मुफ्ती इस्माइल साहब ने बहुत पैसे कमाए हैं। मैं कह रहा हूं उन्होंने कमाया, मैंने भी कमाया। कमाई अल्लाह करे, बिजनेस में कमाई कभी कभार होती है, अच्छी बात है, पर हमें टैक्स देना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो भी टैक्स दे, मैं भी टैक्स दूं, और गरीब आदमी को सब्सिडी दें। वो बेचारे में सख्त, या उसकी तनख्वाहें इतनी बढ़ा दें जितना डॉलर आपने बढ़ाया है, 118 से 190 कर दिया, आज 193, और अगले 9 महीने में 234 हो जाएगा। तो डॉलर के से ये तो चीजें आनी है, सब्सिडी। शेख साहब, क्या फिर आप इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुआशी तार के ऊपर जो पॉलिसीज थी कारोबार को लेकर, वो सही समत में गामजन थी? सही समत में होगी तो फिर आप लोगों ने कमाया ना? वो तो सबसे नहीं, उन्होंने कमाई तो चंद को हुई है ना यार। भाई 23 करोड़ में से 10 लाख होंगे, 10 लाख मैं कह रहा हूँ, 2-3 लाख हो गए जिन्होंने कमाई की होगी, और बाकी 23 करोड़ का क्या किया उन्होंने? उनका तो सत्यानाश हो गया। यानी आप ये कहते हैं कि एक तबके को फैसिलिटेट किया गया, वो जो हिकमत अमली उन्होंने तरतीब दी थी। जी, ये टर्फ जो है, ये तो 300-400 बड़ी कंपनियों ने अरबों रुपए का टर्फ ले लिया, जिससे 2% सालाना सूद पे बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, 400-500 कंपनियों को। ओ भाई 23 करोड़ का मुल्क है, हमने अगर चंद लोगों ने कमाया उनसे टैक्स वसूल करें, और गरीब आदमी को आज एक और बड़ी मजेदार चीज है कि हमजा साहब ने ऐलान किया, शहबाज साहब ने भी ऐलान किया, और उन्होंने कहा हम अपनी जो मिल्स हैं वहां से चीनी 70 रुपए किलो देंगे। अगर अब 70 रुपए किलो वो दे सकते हैं, तो साबका दौर में भी तो आवाम की खिदमत करनी थी, उस वक्त इनकार क्यों था? देखिए उस वक्त भी उनको देनी चाहिए थी, और दी भी है, उन्होंने देनी चाहिए। नहीं दी थी। जब तक हम लोग सब कब दी थी? उन्होंने अब ऐलान किया है, मुल्क सबका है ना। हाँ, मुल्क सबका। नहीं देखिए ना, वो तो मार्केट का, देखिए मैं आपको बताऊं, मार्केट का हमें ये 70 रुपए की बात नहीं है। अगर 90 में भी बेची है तो बाकी टैक्स ज्यादा देना चाहिए। देखिए प्रॉफिट, अगर मेरी चीज आप ही की कोई चीज़ है, अगर 100 में कोई लेने को तैयार है तो 70 में कोई भी नहीं बेचेगा। ये ऐसी चीज़ है जो अनहोनी है। हाँ, उस 100 रुपए में बेच के मुझे 30 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए टैक्स देना चाहिए हुकूमत को। आमदनी तो कोई ख़त्म करे, कोई मुमकिन ही नहीं है, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक चीज़ लोग 100 रुपए में लेने को तैयार है और आप 70 आप ये कहते हैं कि ज्यादा कीमत को छोड़ के कम कीमत की जाए और उसके बाद हुकूमत को टैक्स भी दिया जाए, उतना ही जितनी कीमत कम की है? नहीं, मैं कहता हूँ कीमत तो कम, देखिए मार्केट रेट होता है। ये राना साहब अगर कोई किसी को कहे ना कीमत कोई कम नहीं, मार्केट रेट के साथ चलना है ना, वो लेके टैक्स दें। हम वो कहते हैं वो मार्केट रेट की तो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सब्सिडी जो दी जा रही है ये मिल्स दे रही है, ये हुकूमत नहीं दे रही।
जी हुकूमत सब्सिडी तो देखिए ना है ही नहीं, सब्सिडी दे कैसे सकते हैं इस वक्त। तो मैंने आपसे कहा ना कि गरीब आदमी क्या करेगा अगर सब्सिडी नहीं देंगे, हर सूरत में सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये जो IMF कह रहे हैं, IMF तो ये कह रहा है कि आप अपने बजट का खसारा कम करो, वो ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज़ पे ज़रूर पेट्रोल का और डीजल का रेट बढ़ाओ। देखिए मैं कहता हूँ हम सिर्फ IMF पे जोर क्यों दे रहे हैं। देखिए इंडिया ने पिछले साल, मैं आपको बताऊँ आसान सी बात, इंडिया में कभी फाइनेंस मिनिस्टर कितने आते हैं IMF से, उन्होंने पिछले साल कोविड हमसे ज़्यादा था, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, कोविड हमसे ज़्यादा था, उनके यहाँ बाहर का पैसा लोग लेके आए, उनके यहाँ मारे मारे फिर रहे हैं लोग पैसा लेके। हम तो 1-2 अरब डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया, कभी चाइना, कभी IMF। इंडिया में लोग धक्के खा रहे हैं पैसा भेजने के लिए। सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी है $44 बिलियन की है। अपने माहौल को ठीक करें, कंडूसिव बनाएं, साजगार करें, अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, कारोबार, लोग भागें आपके पास आने। यहाँ बहुत नफे हैं, हमारे यहाँ नफे बहुत हैं, लेकिन हमने जो दुरुस्त आपने कहा कि ये बड़े प्रॉफिट है यहाँ पे करना चाहिए। शेख साहब आज एक और बात राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी TV पे की, उन्होंने कहा हम तो अदम इत्मीनान लाने के हक में ही नहीं थे, हमें कहा गया और फिर हम अदम इत्मीनान ले आए, हमने इत्फाक किया। तो किसने कहा था आपको अदम इत्मीनान? अगर मुस्लिम लीग नून इस हक में नहीं थी तो फिर किसने मजबूर किया आपको? पीपल्स पार्टी ने, मौलाना साहब ने? मुझे ये बात का पता नहीं है अभी नहीं मुझे, हमें देखिए हमारे, मैंने तो पहले आपको बताया कि चंद लोगों को इन बातों का पता होता है, हो सकता है राना सनाउल्लाह को पता हो। हमें तो यही कहा गया कि अदम इत्मीनान लाना है और आप 1.5 महीना इधर बैठे रहो, कहीं जाओ भी नहीं। एक एक दिन हम, कितना मुश्किल था जो हम अपना बिजनेस छोड़ के और फैमिली को छोड़ के 1.5 महीना, लेकिन जब काम की चीज़ आई, जब मशवरे होने हैं, जब इकानमी को बेहतर करना है, जब कैबिनेट बनना है, किसी MNA से पूछा ही नहीं गया। मेरे से कई MNA ने शिकायत की है। तो बात ये, मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता कि मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी या चाहती थी। हमें तो जो कहा गया, लीडर्स ने कहा, हम उसी की तरह कर रहे थे। तो इस वक्त भी मैं ये महसूस कर, इस वक्त बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और कोई डिस्कशन नहीं कीजिए, मिल के मरीज जो वेंटिलेटर पे है अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढें, जल्द से जल्द उसको ठीक करें, नहीं तो वक्त ही नहीं आएगा। आप और बिल्कुल इलेक्शन जितना जल्दी आप करवाएं, क्योंकि हम अपने आप भी समझते हैं कमल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं वही बेहतरीन हल है और बेहतरीन तरीके से हमें वो फॉर्मूला तरतीब देना है जो मुआशी तौर पे हमें इस बहरान से निकाल सके। और IMF के बंदों को छोड़ें, IMF के बंदों को छोड़ के कौमी असम्बली से जो मुंतखब शुदा अफराद हैं उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाएं, उनसे मशवरे लें तो बेहतर समत में गामजन हो सकता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल शोजब साहब हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूदा जो हुकूमत है, मुत्तहिदा हुकूमत आप जिसे कह लें, वो ये समझती है कि अभी ये फैसला होना बाकी है कि PTI का जो इस्लामाबाद की तरफ कारवां होगा उसे आने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे खूनी मार्च में तब्दील करना चाहती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत ऐसे हथकंडे अपना रही है कि मार्च को खूनी मार्च में तब्दील किया जाए। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो किस हद तक कारगर साबित होगी। अभी तक अवाम के अंदर उनका नैरेटिव बहुत ज्यादा बाय हो रहा है, तो उसको मजीद किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकेगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल शोजब साहिबा ने। कमल साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कमल साहिबा, तकारीर खान साहब ने बहुत सी की हैं पुराने जलसों में, ये जो अभी एक दो दिन पहले तक जितने जलसे हुए हैं उन सब में तकारीर की, तकरीबन तमाम तकारीर की जो अगर हम उसका अहाता करें, उसका माखज़ निकालें तो वो एक ही था, ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इन्होंने साजिश की है। आज खान साहब ने ये बात कर दी है कि मुझे मारने की धमकियां हैं या मुझे मारने की साजिश की जा रही है। अब ये एक नई साजिश बीच में आ गई है। उन्होंने एक वीडियो का भी तज़किरा कर दिया जो मैंने हिफ्ज़े मा तक़द्दुम रिकॉर्ड करवा दी है। ये इसका अंदाजा कब हुआ, किन की जानिब से ये साजिश की जा रही है और उनकी प्लानिंग क्या है, खतरात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। देखिए मैंने भी स्पीच सुनी है और मैं एक और प्रोटेस्ट में भी गई थी। मैं बहुत अपसेट हूँ इस सारी सिचुएशन को सुन करके। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखिए साजिश तो हुई है और साजिश हुई है बहुत ख़तरनाक किस्म की। आप कैसर अहमद शेख साहब की भी बात सुन रहे थे, आपको अब काफ़ी लोग जो असम्बली, इस फेक असम्बली में या रबड़ स्टैम्प असम्बली में बैठते हैं,
वो बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि वहां पर अक्सर कुर्सियां बिल्कुल खाली होती हैं। परसों रात को इजलास सिर्फ 8 मेंबरान के मौजूदगी में चलाया गया है। इस पाकिस्तान के साथ इतना घिनौना और भयानक किस्म का मजाक करने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तानी गैरतमंद है जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो ये सारा तमाशा जो हो रहा है इसको बर्दाश्त कर सकता है। मैं सिर्फ इतना रिकैप कर दूं कि जिस दिन हम असेंबलियां छोड़ के निकले थे 9 अप्रैल को, या जिस तरह हमें निकाला गया था, आधी रात को वैन्स आ गई, प्रिजन वैन्स जैसे हमने पता नहीं कौन से कत्ल किए हुए, तो लोगों को तफ्तीश तो हुई, तशवीश हुई और हमें भी हुई, और हम अंदर तकलीफ में भी मुब्तला हुए कि पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, हमारे राइट्स हैं, आप हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक जो खान साहब ने बात की और जो अभी आपने राना सनाउल्लाह के बारे में भी बात कर रहे थे कि जी इसको खूनी मार्च में बदलने की साजिश की जा रही है, मैं सिर्फ एक बात क्लियर बता दूं, स्टेप पॉइंट वाइज बताऊंगी। देखिए 11 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान बाहर निकला था और उस दिन वो बहुत तकलीफ में थे। हमें एक रात पहले निकाला गया था तो अवाम में बहुत गम और गुस्सा था। हमारे लिए तो वो बेस्ट टाइम था, हम उस वक्त ही कॉल दे देते तो आप देखते मुल्क पूरे में कैसे आग लगती, किस तरह तोड़ फोड़ होती और किस तरह आप देखते वायलेंस होता। अगर हमने ये सब कुछ करना होता तो हम जमहूरी तरीका ना अपनाते। हालांकि इस मुल्क में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं, इस वक्त इस मुल्क में कोई हुकूमत भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस वक्त सिर्फ डिक्टेशन चल रही है। सो अगर हमने ये सब कुछ करना होता हमारे लिए बहुत आसान था। शुरू में लोगों को गुस्सा ज्यादा था और वायलेंस के लिए वो खुद ही आमादा थे। अगर खान साहब एक कॉल दे देते, मैं आपको गारंटी कर रही हूं कि इनके संभलने से पहले जो है ना पूरे मुल्क में आग लग सकती थी। लेकिन खान साहब क्योंकि खुद जमहूरी रवैया रखने वाले शख्स हैं और हमेशा जमहूरियत के साथ जो है वो एहतजाज पर यकीन रखते हैं। और आपने ये भी कहा कि खान साहब की तमाम स्पीचेस का एक ही लुब्बे लुबाब है, तो क्या एक ही बात सुनने के लिए इतने जोरों शोर से लोग निकल रहे हैं? अटक देख लें, मियां वाली तो उनका अपना हल्का है। छोटे छोटे शहरों में पूरा शहर सुनसान होता है और सारा अंदर जो इलाका उन्होंने एलोकेट किया होता है, ग्राउंड एलोकेट किया हुआ होता है, 101 केनाल था अटक का, जितने लोग अंदर थे बाहर भी उसी तरह ही रश लगा था और बाकी सारा शहर ऐसे लगता है कि सांप सूंघ गया, खाली पड़ा था, दुकानें बंद हो गई थी। तो ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। अब आपने कहा कि आज जो खान साहब ने बात की, देखें हम बार बार बता रहे हैं, इस वक्त अगर अमेरिका ने साजिश की है, इसराइल में आपके जो है वो जाके लोग मिलना शुरू हो गए, पीटीवी का एम्प्लॉय जाके वहां पर बैठा हुआ है और जो उसकी आप पिछले सारा टाइमलाइन पे ट्विटर पे उठा के ट्वीट्स देख लें किस तरह वो इस सारे मामले को उठा के बोल रहा है। और मैं उसका नाम भी ले सकती हूँ अगर आप मुझे इजाजत देंगे। उसके बाद आप इंडिया से देख लें कि कश्मीर के मामले को पसे पुश डालकर और ट्रेड खोली जा रही है, जबकि हमारा एक एक्सट्रीम स्टांस था 27 फरवरी के बाद भी, और उसके बाद जब इन्होंने 5 अगस्त को कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, हमने उनके साथ अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड कर लिए थे और हम उनसे कोई ट्रेड नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, पहले साल हमें नुकसान हुआ। अजीम साहब एक जुमला सुन लें। अब आप देख लें एयर बेसिस आप दे रहे हैं, आप एयर बेसिस दे रहे हैं, सो आप वो सब काम करें जो इस मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन किसी और के इंटरेस्ट में। ये सब कुछ रोकने वाली एक ही शख्सियत है इस वक्त, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा कमल साहब, इमरान खान साहब ने जो आज बयान दिया, जो आज उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, तो ये अच्छा नहीं होगा। कमल साहब जो आज उन्होंने कहा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है और वो वीडियो जो है उसमें मैंने उन तमाम किरदारों के नाम लिख दिए हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं जिस तरह, क्या इसका जिक्र कभी उन्होंने आपके अहम इजलासों में भी किया या अचानक से उन्होंने ये फैसला किया और फैसला करके इसे रिकॉर्ड करवा दिया? देखिए जी, हम उनके बहुत अहम इजलासों में मैं बैठती रही हूँ, जब जलसों की जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, कमेटी होती है, पॉलिटिकल कमेटीज होती हैं और सारे टॉप लीडरशिप बैठी होती है, अक्सर खान साहब को बता रहे होते हैं, जहाँ जलसा होता है वो मिन्नतें कर रहे होते हैं वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं कि खान साहब हम एक वो स्क्रीन लगा देते हैं बुलेट प्रूफ, आप उसके पीछे से खड़े होके कर लें, बड़ी हमें लाइव थ्रेट्स आपके लिए आ रही हैं, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रही सिक्योरिटी की। वो आगे से बड़ा मुस्कुरा के सिंपल कह देते हैं कि अल्लाह पे एतबार करना सीख लें, इंसान की जिंदगी अल्लाह के हाथ में। कभी आज तक किसी मीटिंग में उन्होंने ये जिक्र नहीं किया जो आज उन्होंने जलसे में बात की है। हाँ, लेकिन उनकी जो बहनें हैं वो उन्होंने किसी एक निजी खाने पे बहुत तकलीफ का इजहार किया है कि हमारे भाई को, मतलब जो मेन उनकी बहन है, उनके किसी के थ्रू मुझे पता लगा है कि बहुत परेशान है कि खान साहब की असैसिनेशन का प्लान बनाया हुआ है और उनको इंटरनेशनली भी बहुत थ्रेट्स हैं। इस वक्त जिन जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं उनको बहुत तकलीफ है खान साहब से। और आप राना साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि OIC बनाने वालों के साथ क्या सलूक हुआ था। अभी इस मुल्क में अगर 2 दफा OIC किसी ने कराई है वो इमरान खान है।
उसने कहा कि हमें मुसलमानों को अपना ब्लॉक बनाना चाहिए, उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए, हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। वो मुसलमान होने पे फख्र चलें, ये बता दें, ये तो बात हो गई, ये बता दें, फिर आखिर भी सवाल यासर करेंगे। अगर 2 दिन पहले पेट्रोल बंद हो जाता है, 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है कमल साहबा, तो फिर आपके लोग किस तरह पहुंचेंगे? क्या लोग 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे? और मुतवक्को तारीख क्या है? मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर ये सब कुछ होता है तो मैं आज आपको बता रही हूं, ये जो कठपुतली शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, इसकी पूरी काबीना बैठी हुई है, और साथ में हमारे करते धरतों को मैं क्लियर बता रही हूं कि फिर आप ही वो सारे मुजरिम हैं जिन्होंने ये साजिश यहां पे की है, और आप ही वो मुजरिम हैं जिन्होंने मदाखलत की। अगर हमें रोकने की कोशिश की जाएगी तो सारी उंगलियां उठ रही हैं, और लोग पागल भी नहीं है, ना अंधे हैं ना बहरे हैं। एक तो मैं आज आपको क्लियर आपके थ्रू में बता रही हूं, अगर इमरान खान का बाल भी बेका हुआ तो आप किसी खुशफहमी में मत रहना। इस दफा ना जरदारी बैठे ना बिलावल बैठे, जो 10 साल खामोशी से बैठ के अपने जो लीडर है उसकी खून के ऊपर जो है वो सियासत करेंगे। हमने ये सियासत व्यासत हमने कोई नहीं देखी, हम मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, ये सियासत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे मुल्क की सलामती और हमारे लीडर की सलामती दोनों हमें बहुत प्यारी है। अच्छा, तो ये धमकियां या ये ड्रामेबाजियां, अगर ये कातिल और अगर ये मुसल्लत अमरीकी कठपुतली हुकूमत ने ये कुछ करने की कोशिश की तो हम इनको निशाने इबरत बना देंगे इस मुल्क में। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर देती है और कबल अज़ वक्त कर देती है फौरी तौर पे, तो फिर हम गौर खौज कर सकते हैं। तो अगर वो उन ऐलानात से पहले इंतखाबी इस्लाहात अपनी मर्जी की कर लेती हैं तो क्या फिर भी गौर खौज किया जाएगा? देखिए जी, हमें इन पे किसी चीज पे एतबार नहीं है। जो लंदन जाके बैठ गया है पूरा टब्बर, मुझे बता दें आपके अलावा कोई मीडिया में किसी ने चीखें मारी है? ब्रेकिंग न्यूज चली है? गर्दनें और गले हलकान कर करके चीख फाड़ के जो माइक लेके सारा दिन बाहर निकलते थे उन्होंने आवाज उठाई है? आप मुझे बताएं कि इनके मौजूदगी में कौन से साफ और शफाफ इस इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान बना हुआ है, इसमें साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? जो इनको लेकर आए ना, उन्हीं को चाहिए कि इनको वापस भेजे जहां से इनको लेकर आए, और इस मुल्क के निजाम को सीधा करे और इस मुल्क के इदारों को पाकिस्तान के इदारे रहने दे। खुदा का वास्ता इनको शरीफिस्तान मत बनाए, इसको पीडीएम का ना बनाए हिस्सा। बेहतरी के लिए सही मुआविन साबित हो सकते हैं, और इमरान खान साहब को जो थ्रेट है, अगर बाल भी बिका हुआ तो इस हुकूमत में मौजूद तमाम अनासिर जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।